गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कल का जिन बच्चों ने वीडियो देखा तो उनको मैंने अंक क्वेश्चन दिए हुए थे करने के लिए। तो कुछ बच्चों ने किए हैं जिनके कमेंट बॉक्स में आंसर आए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार उनके आंसर बता देता हूं जिन बच्चों ने नहीं किए उनको। तो उसमें अपना जो पहला क्वेश्चन था तो उसमें आपको दिया हुआ था कि एक तत्व के क्रिस्टल की काय केंद्रित घन संरचना है और इसका घनत्व 6.8 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 है। मात्र कोष्ठिका किनारे की लंबाई 290 पिकोमीटर है। तो 200 ग्राम तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे क्या पूछा था कि 200 ग्राम आपको मटेरियल दिया हुआ था, इसमें परमाणुओं की संख्या आप लोगों से पूछी थी। तो सबसे पहला जो काम था अपना वो क्या था इसमें कि आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है वो देखना था। तो इसमें अपने को देखो क्या क्या दिया हुआ था। एक तो डेंसिटी यानी कि घनत्व दिया हुआ था और दूसरा क्या दी हुई थी, लंबाई दी हुई थी और तीसरी बात इसमें काय केंद्रित एक कोष्ठिका दी हुई थी। यानी कि अपने घनत्व ज्ञात करने के लिए सूत्र अपने पास होता है D बराबर Z गुना M A क्यूब N A। तो आपको यहाँ पे D दे दिया पहली बात। दूसरी चीज आपको Z मिल गया। कैसे पता चला आपको Z का कि यहाँ पे आपको एक कोष्ठिका का नाम दिया हुआ है। कौन सी एक कोष्ठिका है, काय केंद्रित है। काय केंद्रित के लिए परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट इसमें अपने को इसकी भुजा की लंबाई यानी कि ए की वैल्यू दे रखी थी, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। और तीसरी बात अपने को क्या है, अवगाद्रो संख्या का पता होता है। तो क्या नहीं दिया हुआ था, M नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मानव तत्व का जो परमाणु भार है ना वो क्या है, M है। पूरी की पूरी वैल्यू दी हुई है, D दिया हुआ है, Z अपने पास है, A अपने पास है और N A की वैल्यू अपने पास है। तो आप लोग इसको क्या करते, सोल्व करते था। तो यहाँ पे M का जो मान है वो अपने पास ये आता 49.75। ये क्या आ गया अपने पास, तत्व का परमाणु भार आ गया। क्या गया, तत्व का परमाणु भार। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया कि 200 ग्राम में यहां तो कितना भार है, 49.75 ग्राम भार दिया हुआ है, लेकिन अपने से पूछा किसमें है, 200 ग्राम में पूछा है। तो अपने को क्या करना था कि हमें पता है 49.75 ग्राम तत्व में परमाणुओं की जो संख्या है वो किसके इक्वल होगी, अवगाद्रो संख्या के इक्वल होगी। अब अपने को किस में देखना है, 200 ग्राम तत्व में देखना है। तो 200 ग्राम तत्व में परमाणु की जो संख्या है, 200 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, अवगाद्रो नंबर को 200 से गुणा करवाएंगे और भाग लगा देंगे किसका, 49.75 से। तो अपने पास ये निकल करके आ जाएगा कितना, 24.2 गुणा 10 घाते 23। तो जिन बच्चों ने किया है वो आंसर देख लें। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा कि इसमें परमाणुओं की संख्या वो इतनी होगी। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसमें आपको चांदी का मोलर द्रव्यमान पूछा था। तो चांदी का मोलर द्रव्यमान जो है वो अपना इसी तरह से हो जाएगा और 106.57 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 106.57 ग्राम। ये क्या आ जाएगा, चांदी का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ था अपने को, क्या दिया हुआ था, नेक्स्ट अपने को करना था इसमें एक तीसरा क्वेश्चन जो मैं पूरा आपको सोल्व करवा रहा हूं। एक बार अच्छे से देखेंगे उस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ उसमें। तो यानी कि वो जो क्वेश्चन है वो अपने को रिक्तिकाओं से संबंधित दिया हुआ है और उसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले ये बोला गया है कि एक यौगिक क्या है, एक यौगिक है जिसमें ये जो Y है ना, Y ये कौन सा चालक बनाता है, CCP चालक बनाता है। क्या बनाता है, CCP चालक। और दूसरा जो परमाणु है ना वो क्या है, X है। दूसरा परमाणु क्या है, X है, जो क्या करता है, चतुष्फल के रिक्तियों के 2/3 भाग को भरता है। किसको भरता है, 2/3 भाग को। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या बात ध्यान में रखनी है, सबसे पहले जो बात है वो ये ध्यान में रखनी है कि अपने को जालक कौन सा दिया हुआ है। जालक अपने को दिया हुआ है CCP जालक में। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन यदि अपने को वॉइड से संबंधित करना हो यानी कि रिक्तियों से संबंधित करना हो तो उसमें अपने को क्या याद रखना है कि एक कोष्ठिका में अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को अपने को क्या मानना है, n मानना है। दूसरा काम अपने को क्या करना है इसमें, दूसरा काम अपने को ये करना है कि जो परमाणुओं की संख्या n है तो अष्टफल के रिक्तियों की संख्या भी क्या होगी, n होगी। तीसरी बात, चतुष्फल के रिक्तियों की संख्या है जो परमाणुओं की यानी अष्टफल के जो रिक्तियां उनसे क्या होगी, 2 गुनी होगी।
तो यहाँ पर हमने सबसे पहला काम यही किया था कि अणुओं की संख्या हमने मान ली। यहाँ पे अणुओं की संख्या, सीसीपी जालक में अणुओं की संख्या क्या मान ली मैंने, n मान ली। दूसरी बात हमने क्या की, चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां। अणुओं की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। तो ये बात हमने पता की, क्या अणुओं की संख्या क्या है, n है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या है, 2n है। और यहाँ पे बाह्य तत्व क्या कर रहा है, सीसीपी जालक बना रहा है, तो बाह्य तत्व के अणुओं की संख्या वो भी क्या रहेगी, n रहेगी। क्या रहेगी, बाह्य तत्व के अणुओं की संख्या क्या है अपने पास है, n है। अब नेक्स्ट बात जो ध्यान में देने वाली है वो क्या है, यानी कि यहाँ पे अपने से पूछा है तत्व Y के परमाणुओं की संख्या, क्या तत्व Y के परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे तत्व Y के परमाणुओं की संख्या तो क्या है, अणुओं की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, अणुओं की संख्या के बराबर, जो हमने माना उसके बराबर होगी। तो X के परमाणुओं, तो X के परमाणुओं की संख्या, तो X के परमाणुओं की संख्या, तो अपने को क्या दिया हुआ है, ये जो X है वो क्या कर रहा है, 2/3, क्या कर रहा है, 2/3 भाग बना रहा है, किसका, चतुष्फलकीय रिक्तियों का कर रहा है, किसका, चतुष्फलकीय रिक्तियों का। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या है यहाँ पे, यानी कि 2/3 हो गया, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या वो क्या है, 2n है। तो अपने क्या कर देंगे, 2n का 2/3 भाग, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4n/3 हो गया। तो अब अपने पास देखो Y परमाणु कितने हैं, n है, X परमाणु कितने हैं, 4n/3 है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया क्या, X, ये लिख लिया मैंने क्या, Y। तो यहाँ पे पहले X का अनुपात मैंने रख दिया 4n/3 और Y का अनुपात रख दिया मैंने n, या इसको आप लोग हल करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4n/3n, या फिर आपका क्या हो जाएगा, ये x4y3, x4y3 ये हो जाएगा इसका। या फिर कोई कहे जी देखो ये n to n मानने वाली बात मेरे को समझ नहीं है, तो अपने आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो। अपने को जालक कौन सा दिया हुआ है, सीसीपी जालक दिया हुआ है। सीसीपी जालक में प्रत्येक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एफसीसी या सीसीपी में प्रत्येक कोष्टिका परमाणुओं की जो संख्या है वो अपनी कितनी आती है, 4 आती है। तो यहाँ पे देखो आप अणुओं की संख्या को n न मान करके आप लोग यहाँ पे क्या मान लो, 4 मान लो। इसको मैंने क्या मान लिया, 4। परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। फिर चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या आपको पता है परमाणुओं की संख्या से क्या होती है, दुगुनी होती है। तो ये अपनी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। अब देखो नेक्स्ट अपने इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें ये करेंगे कि सबसे पहले क्या है, वाई परमाणुओं की संख्या, वाई परमाणुओं की संख्या जो है एक कोष्टिका के अणुओं की संख्या के समान ही रहेगी। तो ये कितनी रही अपनी, 4 ही रही। अब बात करेंगे किसकी, एक्स परमाणुओं की संख्या। एक्स परमाणुओं की संख्या यानी कि ये क्या रहेगी कि 2/3 भाग बन रहे हैं, किसका, चतुष्फलकीय रिक्तियों का। तो ये क्या हो जाएगा, 8। तो ये 16 क्या आ जाएगा, 3। ये कितना आ गया, 4। अब अपने वही करेंगे, यहाँ पे x का अनुपात आ गया और यहाँ पे किसका अनुपात आ गया, y का। x अपने पास कितना है, x अपने पास है 16/3। y अपने पास कितना है, y अपने पास कितना है, 4 है, अनुपात है 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16:12। 4 चौका 16, 4 तिया 12। तो x 4 हो जाएगा, y 3 हो जाएगा। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है अपना, वो क्या आता है, इसमें ठोसों में अपूर्णता। नेक्स्ट पॉइंट है ठोसों में अपूर्णता। यानी कि इस बात का अर्थ क्या है, पीछे सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो उसमें हमने देखा था कि ठोस जो है 2 प्रकार के थे, एक क्रिस्टलीय था, एक अक्रिस्टलीय था।
क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि अभिवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। क्या होती है? निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था। यदि उस निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता उत्पन्न हो जाए ना, तो उस ठोस को अपने क्या बोलते हैं? अपूर्ण ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपूर्ण ठोस बोलते हैं। तो इसमें देखो, जो इस आधार पर जो अपने जो ठोस होते हैं या जो क्रिस्टल जालक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आदर्श क्रिस्टल होता है और एक अनादर्श क्रिस्टल होता है। कौन सा? आदर्श क्रिस्टल और अनादर्श क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आदर्श क्रिस्टल की। तो आदर्श क्रिस्टल किसको बोलते हैं? यदि किसी भी क्रिस्टल जालक में अभिविकर्ण है वो जो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में हो, तो उस क्रिस्टल को कहा जाता है आदर्श क्रिस्टल। लेकिन ये जो व्यवस्था है वो केवल और केवल परम शून्य ताप पर ही क्या होती है? संभव होती है। यानी कि 0 केल्विन ताप पे जो क्रिस्टल है वो क्या हो सकता है? आदर्श होता है। लेकिन जैसे इससे उच्च ताप होता है तो उसमें कुछ अनियमितता आ जाती है, और इस कारण यानी कि उस प्रकार का जो ठोस है वो क्या कहलाता है? अपूर्ण ठोस कहलाता है। तो सबसे पहले बात की हमने किसकी? आदर्श क्रिस्टल की, यानी कि आयनिक क्रिस्टल जिसमें एक कोष्ठिकाओं में जो जालक बिंदु होते हैं वो क्या है? एक निश्चित स्थान पर हो, तो उस प्रकार का जो क्रिस्टल है वो क्या कहलाता है? आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। और यदि इसी व्यवस्था में क्या जे अनियमितता जे या विचलन उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार के ठोस को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? अनादर्श क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये तो सिंपल एक बेसिक नॉलेज के लिए बताई गई बात है। आदर्श क्रिस्टल किसको कहेंगे, अनादर्श क्रिस्टल किसको कहेंगे, अपने को पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि अनादर्श क्रिस्टल की स्टडी करनी है अपने को। तो किसकी स्टडी करनी है? अनादर्श क्रिस्टल की। तो अनादर्श क्रिस्टल देखो क्या होगा कि अनादर्श क्रिस्टल में 2 तरह की त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं। एक तो कौन सी होती है? परमाणविक त्रुटि, या जिसको अपने बोलते हैं बिंदु त्रुटि। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी क्रिस्टल जालक है उसमें इस तरह से उसके अभिविकर्ण क्या है? व्यवस्थित है। ये मैंने क्या दिखाई? किसी भी क्रिस्टल के अभिविकर्ण दिखाए हैं। तो यहाँ पर या इनको अपने क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, या इनको एक बिंदु के समान हमने क्या किया हुआ है? प्रदर्शित किया हुआ है। तो क्या हो कि यदि मान लो कि इस स्थान से बिंदु क्या हो जाए? गायब हो जाए, और यहाँ पर एक क्या उत्पन्न हो जाए? होल उत्पन्न हो जाए, तो इस परमाणु के कारण यहाँ पे क्या है? अनियमितता हुई है, और इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? परमाणुीय त्रुटि या बिंदु त्रुटि बोला जाता है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट बात इसमें, ये परमाणुीय त्रुटि या बिंदु त्रुटि कितने प्रकार से हो सकती है? 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो मैंने कौन सी बताई? रेखीय त्रुटि, और दूसरी कौन सी बताई? अंतरावकाशी त्रुटि। तो यहां पर देखो कि ये जो एक क्या है? रेखा के रूप में व्यवस्थित अभिविकर्ण है। जैसे ये और ये, या इस तरह से हम देख लें तो एक निश्चित यानी कि रेखा में उपस्थित है अभिविकर्ण। यदि यहां से जैसे मैंने पहले बताया ये अभिविकर्ण क्या हो गया? यहां से गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? छिद्र उत्पन्न हो गया, और इस वजह से यानी कि इस प्रकार की जो त्रुटि है ना वो क्या कहलाती है? रेखीय त्रुटि कहलाती है। यानी कि अभिविकर्णों की जो निश्चित रेखीय व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न हुई है, और इस कारण इसको क्या कहा जाता है? रेखीय त्रुटि कहा जाता है। अब दूसरे प्रकार की मैंने कौन सी बताई? अंतरावकाशी। यानी कि ये अभिविकर्ण जो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है, और इनके बीच में ये देखो ये जो स्थान है इसको क्या बोला जाता है? अंतरावकाश बोला जाता है। यदि इस स्थान में कोई अतिरिक्त कण आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया, तो ये यदि अभिविकर्ण यहाँ आया है तो इस स्थान को अपने क्या बोलते हैं? अंतरावकाश बोलते हैं। और अंतरावकाश में अतिरिक्त कण आने के कारण इस प्रकार की जो परमाणु त्रुटि है ना वो क्या कहलाती है? अंतरावकाशी त्रुटि कहलाती है। अब रेखीय और अंतरावकाशी त्रुटि से क्रिस्टल जालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात देखो कि यदि मान लो अंतरावकाशी त्रुटि है तो अभिविकर्णों की संख्या है वो पहले से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस कारण अंतरावकाशी त्रुटि के कारण क्रिस्टल जालक का जो घनत्व है ना वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्रिस्टल जालक का घनत्व है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ाया D बराबर क्या था? M/V था। यानी कि M की डेंसिटी जो है वो क्या है? समानुपाती है। यदि अभिविकर्ण बढ़ेंगे तो घनत्व है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और दूसरी बात रेखीय त्रुटि से क्या होता है? देखो रेखीय त्रुटि से यहाँ से एक अभिविकर्ण है वो क्रिस्टल जालक से क्या हो गया? बाहर हो गया, और इस कारण घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। घनत्व में क्या आ जाती है? कमी। ये 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब उसके बाद देखो दूसरी त्रुटि जो है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनीय त्रुटि होती है। कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनीय त्रुटि होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे मैं बात करता हूं आयनिक यौगिक, किसकी? आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक में क्या होता है? धनायन और ऋणायन जो है वो परबल आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। लेकिन जैसे ही क्या किया जाता है? इनको
ताप दिया जाता है ना, तो इनके मध्य आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्वतंत्र विचलन करेंगे, और इस कारण इनमें क्या है, त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। या फिर मैं बात कर लूं सिलिकॉन और जर्मेनियम की, इनमें क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है, और सहसंयोजी बंध है वो भी क्या होता है, प्रबल होता है। जैसे क्या किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो ताप देने पे क्या होगा कि इनका जो सहसंयोजी बॉन्ड है वो क्या होगा, टूटेगा, और टूटने से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त होंगे, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, क्रिस्टल चालक में इधर उधर गति करेंगे, और जिससे यानी कि उनकी विद्युत चालकता जैसे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो त्रुटियां वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनीय त्रुटि कहलाएगी। तो अपनी परमाणु त्रुटि होगी, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होगी, इसको आगे बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले परमाणु जो त्रुटि है इसको अपने क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। परमाणु त्रुटि है वो एक तो अनायनिक यौगिकों में पाई जाती है और एक आयनिक यौगिकों में पाई जाती है। यानी परमाणु त्रुटि जो है वो अनायनिक यौगिक और आयनिक यौगिकों में पाई जाती है। तो सबसे पहले अनायनिक यौगिकों में, अनायनिक यौगिकों में ये जो त्रुटि जो होती है वो क्या है, दो प्रकार की होती है, एक तो रिक्तिका त्रुटि और दूसरी अंतरावकाशी त्रुटि, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। रिक्तिका त्रुटि किस तरह से उत्पन्न होगी और अंतरावकाशी त्रुटि किस तरह से उत्पन्न होगी। अब दूसरी जो बात करेंगे परमाणु त्रुटि की वो कौन सी है, आयनिक त्रुटि, यानी कि आयनिक यौगिकों में। आयनिक यौगिकों में ये त्रुटियां कितने प्रकार की हो सकती हैं, 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहली तो कौन सी होगी, स्ट्राइकोमेट्रिक, दूसरी कौन सी होगी, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक, और तीसरी कौन सी होगी, अशुद्धि। अब सबसे पहले हम स्ट्राइकोमेट्रिक की बात करते हैं, यानी कि ऐसे क्रिस्टल जालक जिनमें धनायन और ऋणायन का अनुपात है ना वो क्या होता है, समान बना रहता है, तो वो जो त्रुटि है ना वो क्या कहलाती है, स्ट्राइकोमेट्रिक त्रुटि कहलाती है। इनमें क्या है, इनका अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो इस कारण इनको क्या कहा जाता है, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक त्रुटि कहा जाता है। अशुद्धि दोष या अशुद्धि त्रुटि में क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल है, जैसे मान लो कि NaCl का क्रिस्टल है ये, इसमें धनायन होंगे, ऋणायन होंगे, धनायन होंगे, ऋणायन होंगे, यहाँ पे ऋणायन, यहाँ पे धनायन। क्या किया जाता है कि इधर कोई द्विसंयोजी धनायन इसके अंदर डाल दिया जाए, तो ये क्या करेगा, एक संयोजी धनायन को प्रतिस्थापित कर देगा, और इस कारण यानी कि यहाँ पे त्रुटि आगे डिटेल से पढ़ने हैं भले इसको, तो इससे यानी कि क्रिस्टल जालक में एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी, और उस रिक्तिका को भरने के लिए उसकी ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, और जिससे क्रिस्टल जालक की जो चालकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको बाद में अपने स्टडी करने वाले हैं, सभी को एक बार तो थोड़ा सा ग्राफिक रूप से आपको देखना है। अब स्ट्राइकोमेट्रिक जो त्रुटि है वो भी 2 प्रकार की होती है अपनी, एक तो कौन सी होती है, फ्रैंकल, और दूसरी कौन सी होती है, शोटकी। अब नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक 2 प्रकार की होगी, एक धातु अधिक्य वाली और एक धातु न्यूनता वाली। तो आपको ये आरेख डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नोट्स मिलेंगे, उनमें मिल जाएगा। इस आरेख को आप लोगों को ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी कि कितने प्रकार से मैंने कैसे डिवाइड किया, कल अच्छे से याद करना है। और कल हम प्रत्येक बिंदु को, यानी कि यहाँ पे फ्रैंकल दोष क्या होता है, शोटकी दोष क्या होता है, धातु अधिक्य दोष क्या होता है, धातु न्यूनता दोष क्या होता है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये चारों पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि इस पॉइंट में से बहुत बार क्वेश्चन है पूछा जाता है, फ्रैंकल और शोटकी में से। तो धन्यवाद, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब